हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बेहतर होंगे और आप लोगों ने अब तक जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रमुख महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आपको ये पता होगा कि अब तक भारत में 106 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। 106वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो 106 संविधान संशोधन हुए हैं वो सारे आर्टिकल 368 के तहत नहीं हुए। कुछ साधारण बहुमत से हुए, कुछ विशेष बहुमत से हुए हैं और कुछ विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से हुए हैं। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि सारे के सारे संशोधन हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होते और इसमें भी विशेष रूप से यह बात कि जब कोई संशोधन होता है उस संशोधन में बहुत सारे प्रावधान हो सकते हैं लेकिन वो सारे के सारे प्रावधान भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रमुख संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मेजर प्रोविजंस के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे 42 42वें संशोधन तक और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 44th अमेंडमेंट से लेकर 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। फिर वही वाली बात कि प्रत्येक संशोधन में बहुत सारे प्रोविजन रहते हैं, लेकिन अगर हम पहले संशोधन की बात करें तो यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा समझना है वो है फंडामेंटल राइट में होने वाला परिवर्तन। मूल अधिकारों में 4 जगह परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन आर्टिकल 15 में हुआ, दूसरा परिवर्तन आर्टिकल 19 में हुआ, तीसरा और चौथे परिवर्तन के द्वारा, हालांकि परिवर्तन कहना भी गलत होगा, अमेंडमेंट कहना सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि अमेंडमेंट का मतलब केवल परिवर्तन नहीं होता, एडिशन भी होता है, वेरिएशन भी होता है और रिपील भी होता है। तो हमने 31A और 31B ऐड किया और साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि पहले संशोधन के द्वारा संविधान में 9 शेड्यूल को ऐड किया गया, उसको भी समझेंगे। तो पहला अमेंडमेंट के द्वारा हमने सबसे पहले 15(4) जोड़ा। फंडामेंटल राइट आर्टिकल, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, जहां पर फंडामेंटल राइट को वर्तमान में 6 भागों में बांटा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसमें जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी, समता के अधिकार की बात करता है और इसमें आर्टिकल 15 5 आधारों पर भेदभाव करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय आर्टिकल 15 में केवल 3 ही प्रावधान थे। 15(1) से लेकर 15(3) तक ही प्रावधान आर्टिकल 15 में थे। 15(1) से लेकर 15(3) तक, यानी 15 क्लॉज नंबर 1, 15 क्लॉज नंबर 2, 15 क्लॉज नंबर 3। वर्तमान में आर्टिकल 15 में 6 प्रावधान है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). इसमें जो आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 4 है, जो कि स्टेट को महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 4 है,
हमने पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा। तो 15(5) भी जोड़ा गया होगा, 15(6) भी जोड़ा गया होगा। और जब आप लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 को भी पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर से वही बात रिपीट होती है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 15(1), 2, 3 थे। 15(4) इस अमेंडमेंट के द्वारा, 15(5) इस अमेंडमेंट के द्वारा और 15(6) इस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। यानी आपको क्या करना है, इंटरलिंक करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम यही है, संविधान संशोधन। अब जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में ही तो हुए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट में हुए होंगे, चाहे डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, किसी शेड्यूल में, किसी आर्टिकल में। तो ये टॉपिक तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ता है। बहरहाल हमने पहली बारे में बात की कि पहले संशोधन के द्वारा हमने 15 का क्लॉज नंबर 4 जोड़ा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 में क्या चेंज हुआ। आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रोविजन है। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आर्टिकल 19 में कितने प्रावधान हैं? 6 प्रावधान हैं। उसमें आर्टिकल 19 का जो पहला प्रावधान है उसमें 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई हैं, ABCDEG ऐसे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 7 प्रोविजन थे, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 हैं। किसमें? आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में। टोटल आर्टिकल 19 में कितने प्रोविजन हैं या कितने क्लॉज हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और पहले वाले में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 से लेकर 6 तक बताए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंध। किस पर? जो आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में 6 प्रकार की फ्रीडम है उस पर कौन सी पाबंदियां होंगी, यह बताता है 19(2) से 19(6) तक। अब समझते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में कौन कौन सी फ्रीडम है। सबसे पहले कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। दूसरी स्वतंत्रता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं। तीसरा है कि आपको यूनियन, संघ, संगम या कोऑपरेटिव कमेटी बना सकते हैं। चौथी है कि भारत में आप कहीं घूम फिर सकते हैं। पांचवी है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और छठी है कि भारत में आप कोई भी व्यापार, उपजीविका, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो प्रेजेंट में आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में ये 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। और आर्टिकल 19(2) से 6 में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब आते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट पर। तो अमेंडमेंट इन आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2, 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) और उसका पहला सब क्लॉज ए में पहली स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके ऊपर 3 नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जो कि आर्टिकल 19(2) में है। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 से 6 में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में क्या है? 6 फ्रीडम है। पहली स्वतंत्रता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर कुछ 3 नई पाबंदियां लगाई गई जो आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 में मेंशन है। क्या क्या है? पहला है लोक व्यवस्था, यानी आपके भाषण देने से, आपके अभिव्यक्ति करने से लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर बिगड़ती है तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लगाएंगे ऐसा नहीं। दूसरा है अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब कि आपके स्पीच या एक्सप्रेशन से लोग अगर अपराध करने के लिए मोटिवेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर
रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अगर आपकी स्पीच या एक्सप्रेशन से भारत के अन्य देशों के साथ संबंध खराब होते हैं तो भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। ये जो 3 रिस्ट्रिक्शन है, किस पर है ये? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। कहां मेंशन है? आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 में। पहले 6 होते थे, अब इसमें 3 और नए ऐड कर दिए गए। आते हैं आर्टिकल 19(6). आर्टिकल 19(6) में भी कुछ पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उसमें भी कुछ संशोधन हुआ। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर जी क्या कहता है? छठी स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। छठी स्वतंत्रता कहती है कि आप कोई भी व्यापार, उपजीविका, व्यवसाय अपना सकते हैं। और आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 6 उस पर लगने वाली रिस्ट्रिक्शन बताता है। और वो रिस्ट्रिक्शन में कुछ नया जोड़ा गया कि किसी व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना और अनैतिक कार्य। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि आप कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं तो मेडिकल शॉप खोलने के लिए आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो कोई भी व्यापार कर सकता हूं, कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं। तो ये पाबंदी जोड़ी गई आर्टिकल 19(6) में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा कि कुछ व्यापार व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां पर कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो होनी चाहिए। और आपका कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या प्रोफेशन इमोरल नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ऐड की गई। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 में क्लॉज नंबर 4 जोड़ा गया। आर्टिकल 19 में दी गई 2 फ्रीडम, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड हुए, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 और आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 6 में कुछ नए रिस्ट्रिक्शन ऐड किए गए। इसके साथ साथ हमने संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े, 31A जोड़ा और 31B जोड़ा। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा कि 31 के साथ जो A है वो कैपिटल लेटर में है और विदाउट ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये नया आर्टिकल है। 31A जोड़ा, 31B जोड़ा। 31 ये कहता है कि अगर स्टेट लैंड रिफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, अधिग्रहित करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में संपत्ति के अधिकार के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार इस समय, राइट टू प्रॉपर्टी, इस समय फंडामेंटल राइट था। और जब किसी की जमीन आप लेंगे लैंड रिफॉर्म या एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी के कारण कोर्ट में जाएगा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहां पर मेंशन कर दिया गया कि 31A के तहत अगर स्टेट कोई भी एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म के लिए प्रॉपर्टी को, संपत्ति को एक्वायर करता है, तो कोई भी न्यायालय में उसे 14, 19 या 31 के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 में भी संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में भी था, और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। अब ये जो 31A जोड़ा गया, इसको और मजबूती देने के लिए 31B जोड़ा, और 31B का जो कंटेक्स्ट है वो 9 शेड्यूल से। अगर आपसे पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 9 शेड्यूल का संबंध आर्टिकल 31B से है। 9 शेड्यूल क्या बताती है? 9 शेड्यूल में बहुत सारे लॉज का, बहुत सारे रूल, रेगुलेशन और लॉज का उल्लेख किया गया। हमारी 9 शेड्यूल ये नहीं बताती कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। 9 शेड्यूल में केवल कानूनों की एक लिस्ट दी गई है। अब 9 शेड्यूल का रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, यह बताता है आर्टिकल 31B। उसमें कहा गया है कि 9 शेड्यूल में जितने भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं।
एक उदाहरण से समझते हैं, शायद बात समझ में आए। आप सभी 7वीं अनुसूची से परिचित होंगे, 7 शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट बताई गई है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 7 शेड्यूल के अंदर बताया गया कि यूनियन लिस्ट में ये विषय होंगे, स्टेट में ये वाले होंगे, कॉन्करेंट में ये वाले होंगे। लेकिन ये आपको कैसे पता कि यूनियन लिस्ट पर, संघ सूची पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, कॉन्करेंट पर दोनों बनाते हैं, ये कहां लिखा है? क्या ये 7 शेड्यूल में लिखा है? नहीं, ये लिखा है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में बताया गया है कि यूनियन लिस्ट पर कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर कौन लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट पर कौन बनाएंगे। उसी प्रकार 9 शेड्यूल में नहीं बताया गया कि 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। 9 शेड्यूल केवल और केवल सरकार के कानूनों का, नियमों का, विनियमों की एक सूची प्रदान करती है। अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, यह बताता है आर्टिकल 31B कि 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान में 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। वर्तमान में 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 1973 के बाद जो भी मामले 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब ये कौन सा केस था, ये कौन सा मामला था, सुप्रीम कोर्ट का यह कौन सा केस था जिसमें यह कहा गया कि 1973 के बाद जो मामले 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या 1973 से पहले के मामलों का हो सकता है? ये आप लोग पढ़ा होगा या पढ़ेंगे 9 शेड्यूल के अंदर। और आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक मैंने मेंशन किया है, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोगों ने पढ़ा कि पहले संशोधन के द्वारा 15(4) जोड़ा, आर्टिकल 19 के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़े गए, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 6 में हमने 2 नए आर्टिकल इंसर्ट किए, 31A और 31B विदाउट ब्रैकेट कैपिटल लेटर में, और 31B का कंटेक्स्ट किससे है? 9 शेड्यूल से। इसका मतलब हमने एक नया शेड्यूल जोड़ा, उस शेड्यूल का नंबर है 9 शेड्यूल। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 पर। अब सवाल यह है कि क्या दूसरा, तीसरा, चौथा अमेंडमेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा था जिसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स से परमिशन ली गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो याद रखिएगा दूसरा, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हु पास्ड बाय द पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी देन पास्ड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी दूसरा संशोधन पहला संशोधन था जिसे संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी पास करवाया गया था। तीसरा भी था, चौथा नहीं था। अब आते हैं 5वें पर। बाकी उसके प्रोविजन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर होता तो मैं करवाता। 5th अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ? 5th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 3 में चेंज हुआ। अब आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 बताता है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रिएट करते हैं, एस्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, इंग्लिश में कहेंगे एस्टैब्लिश और एंट्री ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 3 एस्टैब्लिश या एंट्री की बात नहीं करता, वो क्रिएशन की बात करता है। यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रिएट करते हैं, उसकी बाउंड्री में कुछ चेंज करते हैं,
उस स्टेट के नाम में कोई भी चेंज करते हैं, ये सब करती है पार्लियामेंट विद द सिंपल मेजॉरिटी। संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में बिल लाया जा सकता है। बस इस बिल को लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है तो नया स्टेट क्रिएट हो जाता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है। अब यहां पर इस अमेंडमेंट के द्वारा यह हुआ कि जब पार्लियामेंट के किसी सदन में, संसद के किसी सदन में ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होगा और उस इंट्रोड्यूस करने से पहले जब हम प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेंगे, एसेंट लेंगे, और प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूवल दे देगा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तब प्रेसिडेंट उस बिल को रिलेटिव स्टेट के पास, संबंधित राज्य के पास भेजेगा कि भैया तुम अपनी राय बताओ कि भाई अगर एक राज्य, तुम्हारे राज्य से कटकर हम दूसरा राज्य बनाएं, अरे क्या विचार है, उस राज्य को भेजेगा और उस राज्य के लिए कुछ टाइम निर्धारित करेगा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी प्रेसिडेंट चाहे, उतने दिनों में उस राज्य को अपनी राय, अपनी एडवाइस, अपना सजेशन प्रेसिडेंट को देना है। प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा बिल अगर पार्लियामेंट में आता है, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया जाता है, तो वो रिलेटेड स्टेट के पास भेजेगा उसकी राय जानने के लिए, और उसके लिए समय सीमा निर्धारित करेगा। बाध्यकारी नहीं है, अगर उसने मना कर दिया तब भी हो सकता है। यानी राज्य की राय केवल एक फॉर्मेलिटी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट भेजता नहीं था, टाइम सीमा निर्धारित नहीं करता था, इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया। यानी आप कह सकते हैं कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 3 में चेंज हुआ। अब आते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7वां संविधान संशोधन को कई बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पहले दो चीजों को समझ लीजिए। पहला, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय स्टेट को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी ए, बी, सी, डी, 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिर आगे चलकर एक आयोग बना जिसे हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे सामान्यतः फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग में टोटल 3 मेंबर थे, फजल अली खुद, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर, और इस आयोग को कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर फजल अली कमीशन। इस आयोग ने रिकमेंड किया कि ये जो ABCD 4 प्रकार के स्टेट का क्लासिफिकेशन है ये अच्छा नहीं है, इसको बंद करो और इसकी जगह 2 कैटेगरी बनाओ, एक को कहो स्टेट, राज्य, और दूसरे को कहो यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। पहली बात। दूसरी बात, जो पहले ABCD के राज्य थे वो 4 अलग अलग पार्ट में थे। पार्ट ए के राज्य भाग 6 में थे, पार्ट बी के राज्य 7 में थे, पार्ट सी के राज्य भाग 8 में थे, और पार्ट डी के राज्य भाग 9 में थे। 6, 7, 8, 9 हमारे संविधान का भाग 6, 7, 8, 9, इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी के स्टेट थे। अब इस 7th अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ, हमारे संविधान से 2 भाग हटा दी, एक हटा दिया 7वां भाग और एक हटा दिया 9वां भाग। हमारे संविधान में आज भी 7वां भाग नहीं है, 9वां है, लेकिन हटा दिया था, लेकिन 73वें संशोधन के द्वारा वापस से जोड़ दिया गया। तो इसके द्वारा सबसे पहले 4 भागों में परिवर्तन हुआ, 6, 7, 8, 9। 7 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, 6 का नाम कर दिया राज्य, 8 का नाम कर दिया यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान की पहली 4 अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ, पहली, दूसरी, चौथी और 7वीं।
4 शेड्यूल में परिवर्तन हुआ, पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं। क्या परिवर्तन हुआ? जहां जहां ABCD राज्य लिखा होता था वहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी शब्दों को लिखा गया। तीसरा प्रावधान, इसके द्वारा आर्टिकल 153 में एक परंतु जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले कहा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक राज्य एक राज्यपाल, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अच्छा, गवर्नर का वेतन कौन तय करता है? सवाल अगर आ जाए कि राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है, ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल। अगर आपने गवर्नर पढ़ा है तो मुझे लगता है आपको इसका उत्तर आता होगा। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तब तो प्रेसिडेंट तय करता है कि उसको कितना रेशो में, कितने अनुपात में वेतन मिलेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल है तब उसका वेतन कौन तय करेगा? संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या विधानसभा? विचार कीजिएगा अगर आपने यूनिट 5A को पढ़ा है। ठीक, बढ़ते आगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी जो यहां पर मेंशन की गई है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद में 1/4 की जगह 1/3 शब्द को जोड़ा गया। इंडिया में कितने स्टेट हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म पाया जाता है, यानी जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद पाई जाती है? 6 राज्य हैं। उन 6 राज्यों के नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यों में द्विसदनीय विधायिका, स्टेट में बाइकैमरलिज्म का प्रोविजन किस एक्ट के जरिए आया, तो आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेंटर में बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। स्टेट में बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय विधायिका 1935 का अधिनियम। भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 6, जहां पर दोनों सदन पाए जाते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का संबंध किस आर्टिकल से है? 169 से है। आर्टिकल 169 कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी स्टेट में क्रिएट करना या फिर अबॉलिश करना, कहीं नहीं है वहां बनाना, जहां है वहां उसे बंद करना, समाप्त करना। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व कभी नहीं हो सकती, भंग कभी नहीं हो सकती, लेकिन समाप्त हो सकती है। राज्यसभा ना भंग होती ना समाप्त होती, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकती लेकिन समाप्त हो सकती है। 169। अब उस विधान परिषद में कितनी संख्या होगी, सीट कितनी होंगी, यह तय होता है उस राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से। उस लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीटें हैं उसका 1/3 मैक्सिमम, उसका 1/3 मैक्सिमम उस लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की संख्या होगी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 नहीं था, 1/4 था। 7th अमेंडमेंट के द्वारा 1/4 की जगह 1/3 कर दिया। यही वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल और एग्जीक्यूटिव जज का प्रोविजन किया गया। हाई कोर्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। यूट्यूब पर एक हाई कोर्ट का वीडियो भी अपलोड है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अगला, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केवल दिल्ली,
और कश्मीर, यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी सभी यूनियन टेरिटरी किसी स्टेट हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं। और यहां पर यही कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर सिंपल मेजॉरिटी से हाई कोर्ट का दायरा यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा सकती है। अगला, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। अब यहां पे इस बात को समझिएगा, साझा उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट क्या होता है? कॉमन हाई कोर्ट का मतलब यह नहीं है कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट के लिए कम से कम दो स्टेट होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो गया कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट का मतलब होता है कि कम से कम दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट का जो कॉमन होता है वो हाई कोर्ट। अगर आप कहते हैं कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, वो कॉमन हाई कोर्ट नहीं है, वो उस स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यूनियन टेरिटरी तक है, वो कॉमन हाई कोर्ट नहीं कहलाता। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 258A जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार अपने कार्य राज्यों को सौंप सकती है। 350A जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों को उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में दी जाए। 350 क्लॉज नंबर B जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि जो भाषाई वर्ग के माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन आर्टिकल 350B में है और यह भी 7th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 7th अमेंडमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। सबसे पहले यह कहा गया, अच्छा इसको समझने से पहले इस बात को समझो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950। उस समय यह कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ज्वाइंट सिटिंग में होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। दोनों के इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर सब भाग लेते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ज्वाइंट सिटिंग में होगा, अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठकर एक साथ वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। इस अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई, अलग अलग होगा, लोकसभा में अलग वोटिंग होगी, राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी। तो यह प्रावधान यहां जोड़ा। दूसरा प्रावधान यह किया गया, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भाग नहीं ले पाया। मान लेते हैं कि जब भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस समय किसी स्टेट की, किसी राज्य की विधानसभा भंग थी तो उसके मेंबर नहीं होंगे, तो वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा भंग थी, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं ले पाई, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव वैलिड होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाया तब भी वैलिड होगा। अगर पार्लियामेंट का कोई सदस्य, सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो भी चुनाव वैलिड होगा। यानी अगर कोई पद खाली है या कोई इनिशिएट नहीं कर पाया, भाग नहीं ले पाया, तब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वैलिड माने जाते हैं। ये इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रोविजन जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। सबसे पहले हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर 62 की गई। अगर मैं पूछूं कि आपसे, क्योंकि आप लोगों ने पॉलिटी को कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है, क्या आ रहा है मन में? 65 साल? 65 साल नहीं होता, इस बात को समझिए, वो रिटायरमेंट एज है। अगर मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज 40 साल में बन गया तो उसका टेन्योर तो 25 साल हो जाएगा। अगर कोई 50 में बना तो उसका टेन्योर 15 साल हो जाएगा कार्यकाल। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, उनकी रिटायरमेंट एज होती है
कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होंगे, हाई कोर्ट के जज 62 साल में रिटायर होंगे। हाई कोर्ट वाले पहले 60 में होते थे, लेकिन 15वें संशोधन के द्वारा कहा गया कि 62 में होंगे। तो ये प्रावधान को समझिएगा। अगला, हाई कोर्ट के अंदर रिटायर्ड जज का प्रोविजन किया गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 224A, और उसमें कहा गया कि हाई कोर्ट में भी रिटायर्ड जज वापस से अपॉइंट हो सकते हैं जब काम बढ़ जाता है। तीसरा प्रावधान, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को एक्सटेंड किया गया। जनरली क्या होता है कि एक हाई कोर्ट अपने राज्य के बंदों पर ही, अपने राज्य के निवासियों पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा यह कहा गया कि एक हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के निवासी पर भी रिट जारी कर सकता है अगर उस रिट का संबंध उस राज्य की टेरिटरी से जुड़ता हो। चौथा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। इसको थोड़ा सा समझिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 साल, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 साल। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट की जजेस की रिटायर्ड एज 65 साल हो गई है, और वो हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि नहीं भाई, मैं अभी 62 का नहीं हुआ हूं, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 साल है, 62 हो गई, और वो बोल रहा है कि भाई मैं 62 का नहीं हुआ हूं, जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें गलत एज लिखी हुई है। अब इस पर डिसीजन कौन ले कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज हो गई है या नहीं हुई, 62 होगी कि नहीं हुई? जज कह रहा है कि नहीं मैं तो 60 का हूं, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि 62 साल का हो गया है। तब इस पर डिसीजन कौन लेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी बोल रहा है कि ना जी मैं तो 65 का नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि 65 का हो गया है। अब उस पर डिसीजन कौन लेगा? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मामले में डिसीजन लेती है पार्लियामेंट, और हाई कोर्ट के मामले में डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट वाले में आप पढ़ेंगे, हाई कोर्ट आप लोगों ने यूनिट 5A के अंदर पढ़ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा हमारी संविधान की तीसरी अनुसूची में परिवर्तन हुआ। थर्ड शेड्यूल बताती है ओथ के फॉर्मेट के बारे में, शपथ के बारे में बताती है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ, सीएजी की शपथ, तो बहुत सारे लोगों की शपथ के बारे में बताती है संविधान की तीसरी अनुसूची। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? जहां जहां यह लिखा होता था कि भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया हुआ? पहले लिखा होता था कि भारत की संप्रभुता, अब साथ में लिख दिया भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। यानी ये जो शब्द हैं एक साथ जो लिखा हुआ है, संविधान की तीसरी अनुसूची क्या बताती है? शपथ के बारे में, शपथ के फॉर्मेट के बारे में, कि जब कोई शपथ लेता है तो क्या शपथ लेता है। तो उसकी शपथ में यह कहा गया था कि मैं संविधान का रक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। तो उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए ओथ के अंदर कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो ओथ का फॉर्मेट था उसमें इन नए शब्दों को ऐड किया गया 16th अमेंडमेंट के द्वारा। 18th अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ? 18वें संशोधन के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 3 केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रिएट करने के बारे में तो है, लेकिन अगर हमें किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाना है तो भी आर्टिकल 3 के जरिए ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले पंजाब और हरियाणा एक हुआ करते थे, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी हुआ करती थी। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ और चंडीगढ़ किसकी राजधानी बने, चंडीगढ़ का क्या हो, इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा था। तो सरकार ने निर्णय लिया कि पंजाब स्टेट होगा, हरियाणा स्टेट होगा और चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल होगा। और चंडीगढ़ को हम किसी स्टेट को नहीं देते, ना पंजाब को ना हरियाणा को, बल्कि उसको यूनियन टेरिटरी बनाते हैं।
तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 स्टेट के क्रिएशन की बात तो करता ही है, बल्कि आर्टिकल 3 यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेशन से भी जुड़ा हुआ, तो यह प्रावधान इसमें जोड़ा। साथ में यह भी कहा गया कि अगर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी फॉर्म होती है, जैसे कश्मीर से हुई, कश्मीर पहले जम्मू कश्मीर राज्य होता था, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर को हमने 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, कश्मीर और लद्दाख। तो ये कैसे हुआ? आर्टिकल 3 के जरिए हुआ। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बिल आ सकता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां पर प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को एडवाइस के लिए नहीं भेजेगा, जैसे 5th अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट रिलेटेड स्टेट को, संबंधित राज्य को एक निश्चित समय सीमा पर सलाह देने के लिए कहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता, यूनियन टेरिटरी के मामले पर 5वां संशोधन लागू नहीं होता। आगे 21st अमेंडमेंट 1967, हमारे संविधान में एक 8 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बताती है, भाषाओं के बारे में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। तो 14 से 22 कैसे बनी? तो 15वीं भाषा सिंधी हमने 21st अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी, तो 14 से 15 हो गई। वर्तमान में कितनी है? 22। तो और भी अमेंडमेंट हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 24th अमेंडमेंट 24वें संशोधन के द्वारा 2 चीजें तो आपने पहले पढ़ी हुई है। राष्ट्रपति के लिए बाध्य किया गया कि अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई बिल पास होता है तो वह उसे स्वीकार करे। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 368 में क्या लिखा होता था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। लेकिन 24th अमेंडमेंट के द्वारा क्या लिखा? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। पहले केवल क्या था? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। लेकिन 24th अमेंडमेंट के द्वारा 368 के टाइटल में चेंज किया। क्या कहा? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। यह आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। 24th अमेंडमेंट के द्वारा ही कहा गया अगर कोई संविधान संशोधन 368 के प्रोसेस को फुलफिल करता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। तीसरा, हमने 368 3 जोड़ा और 13 4 जोड़ा। मैंने बताया था 368 में कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 368 में केवल 2 ही प्रावधान थे, 368 1, 368 2। 24th अमेंडमेंट के द्वारा हमने 368 क्लॉज नंबर 3 जोड़ा और उसी प्रकार हमने इसी अमेंडमेंट के द्वारा 13 4 जोड़ा। अब 13 क्या है? 13 1 2 3 4 फंडामेंटल राइट में आप लोग पढ़ेंगे। इसमें मूलतः यह कहा गया है कि संविधान संशोधन लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। 13 4 में भी यही कहा गया है, 368 3 में भी ये कहा गया। अब ये मतलब क्या है कि संविधान संशोधन लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा, वहां पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। अब आते हैं 25th अमेंडमेंट 1971। सबसे पहले हमने जोड़ा आर्टिकल 31C। 31A B कब जोड़ा? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। 31C कब जोड़ा? 25th अमेंडमेंट के द्वारा। और इसमें कहा गया कि अगर राज्य 39B और C को इंप्लीमेंट करता है, 39BC में क्या है? DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। DPSP में आप लोग पढ़ेंगे। उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट की नेचर कैसी है? इनफोर्सेबल है, मूल अधिकार वाद योग्य है। DPSP कैसे हैं? अनइनफोर्सेबल, अवाद योग्य है। इसका मतलब क्या है?
अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो कोर्ट आपके डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर राज्य 39B और C में दिए गए डीपीएसपी को लागू करता है और उसके लागू होने से 3 मौलिक अधिकार 14, 19, 31, 1931 में संपत्ति का अधिकार था, अगर 14, 19, 31 वायलेट होते हैं, ध्यान से सुनिए, 39B और C को लागू करने के लिए, यानी डीपीएसपी के ये 2 को लागू करने के लिए स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है और वो 14, 19, 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ये जानते हुए कि फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल हैं, डीपीएसपी अनइनफोर्सेबल हैं, उसके बावजूद सरकार ने 31C जोड़कर डीपीएसपी को, 2 डीपीएसपी को फंडामेंटल 3 राइट के ऊपर प्रायोरिटी दी। पहली बार ऐसा हुआ। और साथ में यह भी कहा गया यदि राज्य किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ग्रहण करता है, एक्वायर करता है, उसके लिए लॉ बनाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक होगा। मान लीजिए कि कोई स्टेट है, वो किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, उसके लिए लॉ बनाता है। मान लेते हैं कि पंजाब में, हिमाचल में, कहीं भी कोई स्टेट किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को एक्वायर करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, और उसके लिए लॉ बना रहा है कि भैया हम लेंगे तुम्हारी, हम स्टेट लेंगे। तो ऐसे लॉ उस राज्य में बनाने के लिए आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये भी 31C में लिखा, ठीक है। तो मेन चीज जो है वो पहला प्रावधान है, उसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 अमेंडमेंट, 26वें संशोधन के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, रीवा, भोपाल, जोधपुर, पटियाला, ये जो देशी रियासतें हुआ करते थे जिनका भारत में विलय हो गया, ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जब इन्होंने भारत में विलय किया था तो इनको भारत सरकार कुछ पैसे देती थी। उन पैसों को कहा जाता था प्रीवी पर्स। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा हैं, इनको अब प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, यानी जो पैसा मिलता है अब वो नहीं मिलेगा। इनको ये जो विशेष सुविधा प्रीवी पर्स के रूप में मिलती थी, ये अब नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। 28th अमेंडमेंट, इसके द्वारा ये कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट हैं, जो सिविल सेवा में काम करते हैं, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझिए, हमारे यहां सिविल सेवा अंग्रेजों की दी गई देन है। पहले उन्हें इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, वर्तमान में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कहा जाता है। तो जो ICS रिटायर हो गए थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती थी। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया अब सिविल सर्वेंट को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। 28th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा कहा गया। 31st अमेंडमेंट, लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 31st अमेंडमेंट 1973। अब आते हैं 33 अमेंडमेंट 1974। इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, या कोई MLA है, कोई विधायक। एक सांसद अपना इस्तीफा किसे देगा? लोकसभा का सांसद लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा का सांसद राज्यसभा के सभापति को, विधानसभा का विधायक विधानसभा के अध्यक्ष को, विधान परिषद का सदस्य विधान परिषद के सभापति को। सीधी सी बात। अब मान लीजिए कि मैं सांसद हूं लोकसभा से, मैं अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को दे रहा हूं। क्या मेरा इस्तीफा देने से इस्तीफा हो गया? नहीं। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस्तीफा दिया, अध्यक्ष को अगर लगता है कि मैं जो रेजिग्नेशन दे रहा हूं किसी के दबाव में दे रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है, तो मेरे इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक
उस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस रेजिग्नेशन लेटर को स्वीकार नहीं करता, उसे ये नहीं लगता कि बिना दबाव बिना उसके दिया गया है, तब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा। ये बात इस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी। 35 अमेंडमेंट, 35वें संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया और हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 2A। हालांकि अगले 36वें संशोधन के द्वारा हमने 2A को हटा भी दिया। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। सिक्किम की जनता भारत में विलय करना चाहती थी, राजा नहीं चाहता था। और इस समय दुनिया में ऐसा ना लगे कि हमने किसी राज्य को भारत में शामिल कर लिया, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया, सहयोगी राज्य, पूर्ण राज्य नहीं बनाया। और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। हालांकि हम लोग पढ़ते क्या है, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, सही बात है, लेकिन 35वें संशोधन के द्वारा पहले 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान थे। फिर आगे चलकर 36वां संशोधन हुआ, हमने सिक्किम को सहयोगी राज्य की जगह पूर्ण राज्य बना दिया, आर्टिकल 2A हटा दिया। अब आर्टिकल 2A हट गया तो 10वीं अनुसूची भी हट गई। तो ये है 35वां और 36वां संशोधन। 38 अमेंडमेंट, सबसे पहले कहा गया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाने की अधिकार है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? युद्ध होता है, वॉर होता है, बाह्य आक्रमण होता है या आर्म्ड रिबिलियन होता है। 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसमें यह कहा गया कि मान लीजिए कि भारत और चाइना का युद्ध चल रहा है, इतने में पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया, तो प्रेसिडेंट युद्ध के आधार पर भी लगा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी लगा सकता है। और इसी समय भारत की सेना या जनता ने विद्रोह कर दिया तो एक नया और इमरजेंसी लगा सकता है। यानी प्रेसिडेंट तीनों आधारों पर इमरजेंसी लगा सकता है। ऐसा नहीं कि एक लगी है तो बस एक ही लगी रहेगी। प्रेसिडेंट के पास अलग अलग आधारों पर अलग अलग डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन करने का राइट मिल गया। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति 352 लगाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, हो सकता है, इसमें कहा गया था कि नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन 38 अमेंडमेंट के द्वारा यह कह दिया गया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा कह दिया गया था। 41st अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ कि जो स्टेट पीएससी के चेयरमैन मेंबर हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी रिटायरमेंट एज वर्तमान में क्या है? 662। पहले कितनी थी? 660। यानी 60 वर्ष से बढ़ाकर रिटायरमेंट एज 62 साल की गई। ठीक है, हाई कोर्ट की 60 से 62 15वें संशोधन के द्वारा, स्टेट पीएससी की 60 से 62 41वें संशोधन के द्वारा की गई। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं। हमारे संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जिसमें इतने सारे परिवर्तन हुए। बहुत सारे परिवर्तन हुए, लगभग 53 आर्टिकल में चेंजेस हुए। और ये जो 42वां संशोधन हुआ, एक समिति की सिफारिश पर हुआ था। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नॉर्मली हम लोग क्या याद करते हैं कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। एक्चुअल में पूरा का पूरा 42nd अमेंडमेंट ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। क्या क्या चेंज हुए? प्रियम्बल में कुछ चेंज हुआ, संविधान में कुछ नए भाग जोड़े गए, डीपीएसपी में चेंज हुआ, 7 शेड्यूल में चेंज हुआ, कुछ अदर प्रोविजन हुए और साथ ही साथ कुछ टेम्परेरी प्रोविजन भी हुए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल में शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये शब्द प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट जोड़े गए, पार्ट 4A विच डील्स फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A, और पार्ट 14A जो कि ट्राइब्यूनल के बारे में बताता है, अधिकरण के बारे में, और उसमें 2 आर्टिकल हैं, 323A और 323B। यानी ये सारी की सारी बात इस अमेंडमेंट के द्वारा हुई। तीसरा, 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए
और एक पहले से जो डीपीएसपी था उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया। अब यहां पे देखिए 39F लिखा है। F कैसा है? स्मॉल लेटर है, ब्रैकेट में है, यानी ये कोई नया आर्टिकल नहीं है। पहले जो आर्टिकल 39 था उसमें A B C D E दिया होता था, F और जोड़ दिया और 3 नए आर्टिकल जोड़े, 39A, 43A और 48A। 42वें संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में 3 नए आर्टिकल और एक नया क्लॉज जोड़ा। इन चीजों के बारे में आप लोग डीपीएसपी में पढ़ेंगे। 7वीं सूची में कुछ अमेंडमेंट हुआ। 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती में डाल दिए कॉन्करेंट में। शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, नापने के पैमाने, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी अदर कोर्ट हैं वो सारे कोर्ट राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए। तो 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए इस अमेंडमेंट के द्वारा। कुछ अदर प्रोविजन हुए। पहला, भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 42वें संशोधन से पहले यह कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो केवल पूरे भारत पर ही लगेगी, भारत के किसी स्टेट या किसी एरिया पर नहीं लगेगी। इसके द्वारा यह कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया के किसी राज्य, किसी पार्ट पर भी लग सकती है। दूसरा, आर्टिकल 311 में चेंज हुआ। अब वो चेंज किया हुआ आर्टिकल 311 दो चीजें बताता है। पहला, आर्टिकल 311 को कहते हैं सेफ गार्ड फॉर पब्लिक सर्वेंट। पहला यह कहा गया कि मान लीजिए कि किसी सिविल सर्वेंट को जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे का एम्प्लॉय या नीचे का व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता। यानी अगर किसी को गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो गवर्नर से नीचे का व्यक्ति उसे हटा नहीं सकता। अगर किसी को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट से नीचे का व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता। दूसरा, जब किसी को हटाया जाता है सीधे हटा देंगे, उसे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। पहले यह अवसर 2 बार मिलता था, पहले आरोप लगने के बाद और दूसरा निर्णय आने से पहले। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि अब सुनवाई का अवसर केवल 1 बार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी प्रशासनिक अधिकारी पर करप्शन के चार्ज लगे, और जब करप्शन के चार्ज लगते हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, कमेटी बनती है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है, हटाया नहीं जाता, सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब आरोप तय हो जाते हैं तो सामने वाले को बुलाया जाता है कि भाई तेरे पे ये आरोप लगे हैं, बता तेरा क्या कहना है। फिर वो अपनी बात कहता है, फिर कमेटी अपनी जांच करती है। जांच करने के बाद कंक्लूजन आता है कि दोषी है या नहीं है। दोषी है तो हटा देंगे, दोषी नहीं है तो वापस से नियुक्त कर लेंगे। पहले क्या होता था कि जब जांच रिपोर्ट आ जाती थी फिर बुलाया जाता था कि भाई बता ये रिपोर्ट आ गई है, क्या कहना है तेरा। पहले 2 बार सुनवाई का अवसर मिलता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि 1 बार ही सुनवाई का अवसर मिलेगा। यानी जो सुनवाई का सेफ गार्ड था 2 बार, उसको 1 बार कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। तीसरा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान किया गया। 312 के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पूरी, अभी क्या होता है जुडिशियल सर्विस का एग्जाम स्टेट टू स्टेट होता है। एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, हरियाणा का अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग। इसमें यह कहा गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। प्रोविजन किया गया लेकिन यह कभी लागू हुआ नहीं। इसमें यह भी कहा गया कि संसद तय करेगी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या, लाभ का पद क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संविधान में लाभ के पद को डिफाइन किया गया है, नहीं। क्या किसी कानून में लाभ के पद को डिफाइन किया गया है, नहीं। कई बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोग कहते हैं कि सर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद को डिफाइन कर दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, पार्लियामेंट विल डिसाइड। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या है। कुछ टेम्परेरी प्रोविजन हुए। टेम्परेरी का मतलब 42वें संशोधन के द्वारा किए गए, 44 के द्वारा हटा दिए। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 किया, 44 के द्वारा 6 से 5 कर दिया। राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह कंपलसरी की गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, बस इतना।
बाध्यकारी होगी, पुनर्विचार, ये कुछ नहीं लिखा था। 42वें संशोधन के द्वारा कहा गया कि सलाह बाध्यकारी होगी। 44th अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि वह उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरा, पार्लियामेंट में और राज्य की विधानसभाओं में, मंडलों में कोरम गणपूर्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब अगर हमें लोकसभा की बैठक करनी है तो कितने सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए? कितना है? 1/10। 543 का 1/10 लगभग। अगर हमें लोकसभा की कार्यवाही करनी है तो 55 लोग लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए। 55 लोग का मतलब अध्यक्ष को मिलाकर 55। ऐसा नहीं कि 55 मेंबर एक अध्यक्ष को मिलाकर 55 होने चाहिए, 1/10। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कह दिया था कि जरूरत नहीं है, 10 लोग आएंगे तब भी बैठक हो सकती है। टेम्परेरी था, वर्तमान में फिर से इसको लागू कर दिया। वर्तमान में कोरम 1/10 है। आगे इसमें यह कहा गया कि जितने भी डीपीएसपी हैं सबको आर्टिकल 14, 19, 31 पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जितने भी डीपीएसपी हैं उनको लागू करने के लिए अगर स्टेट लॉ बनाता है तो वो फंडामेंटल राइट 14, 19, 31 का वायलेशन करते भी हों तब भी हम डीपीएसपी को प्रायोरिटी देंगे। 25th अमेंडमेंट के द्वारा 31C जोड़ा, जिसमें केवल 2 डीपीएसपी को प्रायोरिटी दी गई थी। इसमें कहा गया कि सारे को दी जाती है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट पर नहीं, 14, 19, 31 पर। अगला 368 में 4-5 जोड़ दिया था। 368 4-5 मैंने बताया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 368 1-2 थे। 368 3 24वें संशोधन के द्वारा, 4 और 5 42वें संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। मिनरवा मिल्स मामले में कहा गया कि 4 और 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वर्तमान में केवल 3 है। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है कि आप इस बात को समझें, इमरजेंसी प्रोविजन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बाकी हम लोग लेक्चर में भी पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आज प्रेसिडेंट ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, सिंपल मेजॉरिटी से। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है तो 6 महीने तक लागू रहता है। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है तो 6 महीने नहीं, 1 साल तक लागू रहेगा। हालांकि 44th अमेंडमेंट के द्वारा फिर 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया। पहले पार्लियामेंट अप्रूवल देती थी 6 महीने, फिर अप्रूवल, फिर 6 महीने, ऐसे था। इसमें इस अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देती है तो 6 महीने नहीं, 1 साल तक लागू रहेगा। 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे 1 साल से घटाकर फिर से 6 माह कर दिया गया। ठीक है, लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तभी मैंने इस टॉपिक को, प्रमुख संविधान संशोधन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो सच मानिए आपका ना दिमाग हैंग हो जाएगा। और अभी हमें 44th अमेंडमेंट से लेकर 106 तक पहुंचना है, जो कि हम लोग कल पहुंचेंगे। अभी आज हम लोगों ने पहले संशोधन से लेकर 42वें तक जो काम के अमेंडमेंट थे उसको इस लेक्चर के माध्यम से कवर किया। आपका काम है कि आप लेक्चर को 2-3 बार सुने। पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगी तो पीडीएफ को एक बार रीड करें, फिर लेक्चर को सुने, क्योंकि एक सवाल लगभग हर एग्जाम में इससे आता है, तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।